सर आपने सर 3 बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है कोई स्टूडेंट बना सकता है जिससे कि उसका प्रीलिम्स ना रुके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, जी, तो टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था उस वक़्त। जी सर। आईसीयू की ड्यूटीज़ होती थी हमारी, जी, लेकिन ये था कि किसी एक चीज़ को छोड़ना नहीं है कि आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जॉब को छोड़ दें। जी, दोनों को बैलेंस करके चलना था, तो जितना भी टाइम था मेरे पास अवेलेबल 3-4 घंटे का टाइम मिलता था, जी। उसको प्रॉपर्ली प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करी थी। जी सर, एक क्वेश्चन हमारा सर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि सर जब स्टूडेंट सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उस टाइम सर काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लें, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हो, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? देखिए, यूपीएससी की जो तैयारी है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। जी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है। जी, ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में निकल गए, गलत किताबें पढ़ने लगे, गलत जगह पे अगर आपने फ़ोकस किया तो पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जी, तो मेन चीज़ ये है कि एक तो अपना सिलेबस शॉर्ट करना, जी। कौन-सी किताबें पढ़नी है और मेन चीज़ है कि क्या नहीं पढ़ना है। सर आपने 3 बार मेंस एग्जाम भी दिया हुआ है। तो सर मेंस के लिए जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, सर उस टाइम हम सर किस तरीके से अपने आप को सर अपने आंसर में क्रिएटिविटी ला सकते हैं? सर किन-किन पॉइंट को हम ध्यान में रख के अपना आंसर लिखें कि हमको अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए मेंस के अंदर? देखिए, फर्स्ट टाइम ही मैंने जब दिया था एग्ज़ाम तो सीधा जाके इंटरव्यू तक पहुँच गया था। जी, तो उस वक़्त मेरे को लगा कि यूपीएससी की जर्नी काफ़ी ईज़ी होती है, जी, क्योंकि काफ़ी कम पढ़ के आप इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं। उस वक़्त 100% श्योर था कि हो जाएगा। जी सर, लेकिन जब मैंने देखा कि जो मेरा फाइनल लिस्ट में कुछ ही मार्क्स से मेरा रह गया था, 10-15 मार्क्स ही जी। फाइनल कट ऑफ से, तो उस वक़्त रियलाइज़ हुआ कि ये मेहनत का गेम है। जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर उस टाइम में सर आपके क्या प्रयास ज़्यादा रहे थे, जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट आपसे मिस हो गए, जिस वजह से आपका सर मेंस नहीं हो पाया? देखिए, प्रीलिम्स के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका स्टैटिक पार्ट, जी, दूसरा होता है डायनामिक पार्ट। जी, स्टैटिक पार्ट आपका 100% एकदम क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो है, इसमें कोई भी चांस नहीं है आपका कि आप उसमें एक 0.1% की भी गलती कर सकें, क्योंकि वो फैक्ट है। सर क्योंकि सर जो यूपीएससी एग्जाम होता है काफ़ी सर चैलेंजिंग एग्जाम है, इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लॉन्ग जर्नी होती है हमारी। तो सर इस टाइम हमें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो सर जिस टाइम हम फेल हो रहे होते हैं, जिस टाइम हमें फेलियर का सामना करना होता है, सर उस टाइम अपने आप को सर मैनेज कैसे रखना है? सर चेक कर खब्बे हथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे किथे बहर चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी चेक कर रहंदा असले ना लैस तू तैयारी चेक कर रहिंदी थल्ले काली वैगन सवारी चेक कर मैं कहा मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं कहा मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं कहा मित्तरां दी बिल्लो। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। दोस्तों जैसा कि हम सबने फिल्मों में देखा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि 12th में अच्छा पढ़ने में नहीं, उसे 12th के एडमिट कार्ड्स तक नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। बट अचानक से उसके अंदर पढ़ाई का एक अच्छा जज्बा डेवलप होता है और वो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है। एक ऐसे ही अफसर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन साकी सर, जो कि यूपीएससी सर ने क्वालिफाई किया है, सर ने एमबीबीएस किया है, सर ने एमडी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करेंगे और सर के एक्सपीरियंस को, सर की जर्नी जो रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना शुक्रिया, बहुमूल्य समय दिया। शुक्रिया। सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवेयर करा दें। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी, उसके बाद मैंने आईएलबीएस हॉस्पिटल में भी काफ़ी साल काम किया और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जी, लास्ट में मैं कार्यरत था। जी सर, तो मेडिकल की जर्नी काफ़ी बड़ी रही है मेरी, जी, पढ़ाई भी करी है, साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस भी रहा है। जी सर। सर जैसा कि हमने देखा कि सर जब आप 12th का एग्जाम दे रहे थे उस टाइम तक आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। इस वजह से सर आपके स्कूल वाले जो है आपको एडमिट कार्ड तक नहीं दे रहे थे। बट जब आपने 12th का एग्जाम दिया तो सर आपने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए। सर उस टाइम सर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी उस टाइम? और 12th तक मैं थोड़ा-सा पढ़ाई में कमज़ोर था, जी,
लेकिन जब मेरे को एडमिट कार्ड नहीं दिया गया तो एक अंदर से एक आग जगती है कि हाँ भाई कुछ हासिल करना है। जी तो मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि लास्ट के जो 10 इयर्स थे जी वो पूरा उसको निकाला और उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी। तो कम वक्त में मैंने काफी अच्छे लेवल की पढ़ाई कर ली थी और जी सर। मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि उन्हीं 10 इयर्स में से कुछ सवाल आए और मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे रहे थे उस वक्त। जी सर। सर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, आपने एमडी किया हुआ है, सर आप एक अच्छे डॉक्टर भी रहे हैं। सर उसके बाद सर यूपीएससी के लिए आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए? जब मैं ILBS हॉस्पिटल में काम कर रहा था जी उस वक्त मेरे मन में आया कि यूपीएससी क्लियर करना चाहिए। जी हालांकि मेरे मन में तो एमबीबीएस के टाइम भी था, लेकिन एमबीबीएस के बाद ही मेरे को पीजी की सीट मिल गई थी, तो वो जो सपना था थोड़ा अधूरा रह गया था उस वक्त। जी सर। तो वो जर्नी मैंने दोबारा से ILBS हॉस्पिटल में जाके स्टार्ट करी जी सर। और जब मैं वहाँ पे कार्यरत था तो उसके साथ ही साथ मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी। जी सर। सर हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि सर आपने कोरोना के टाइम पे काफी अच्छे वर्क किए हुए हैं, जिसके लिए आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो सर थोड़ा सा आप कोरोना के टाइम को हमको एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे थे उस टाइम। कोविड के टाइम बहुत ही गंभीर टाइम था, जी लेकिन उस वक्त हमारे को एक मौका मिला सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के जी लिए। सर। उस वक्त डॉक्टर्स की कमी हो रखी थी, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस वक्त नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, तो जी। हम लोगों ने ये मिल के डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना सोसाइटी में से जो लोग हैं उनको एज ए पैरामेडिक्स की तरह तैयार करें। हमने दिल्ली मेडिकल काउंसिल है उसके सहयोग से, कुछ डॉक्टर्स के सहयोग से जो सोसाइटी थी उसके लोगों को हमने ट्रेंड किया और वो जो हमारा प्रयास था वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज जी किया गया है। जी सर। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी सराहनीय पहल थी और पब्लिक के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहा कि अगर कोरोना बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था और हमारे पास जब डॉक्टर्स की कमी थी उस वक्त हमारे पास स्वास्थ्य दूत नाम से पैरामेडिक्स तैयार थे, जो कि सोसाइटी में से हम लोगों ने तैयार किए थे। जी सर। सर एक क्वेश्चन हमारा आपके साथ सर कोरोना के टाइम का है। सर हमने किसी से सुना हुआ है कि सर जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम लोग एक दूसरे से क्योंकि मिल नहीं सकते थे, बट सर उस टाइम आप लोगों के द्वारा एक अच्छा काम किया गया। सर जैसे किसी मतलब बुजुर्ग का बर्थडे है तो उस टाइम आप लोग सर उसको सेलिब्रेट करवा देते थे। सर थोड़ा सा आप उसके बारे में हम सबको बताएं। हाँ, हमने एक हजगुल्ला क्लब नाम से हमने एक प्रयास स्टार्ट किया था। जी तो उसमें जो सीनियर सिटीजन्स थे जी उनके लिए हम लोग काम करते थे, उनके लिए पार्क्स में गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे। साथ ही साथ कभी भी उनका बर्थडे होता था जी तो हमारी पूरी टीम थी, वो रसगुल्ला वैन को लेके उनके पास पहुंच जाते थे, उनके पास केक कटिंग वहां पे करवाते थे। जी तो काफी खूबसूरत सा प्रयास था कि सीनियर सिटीजन को आउट ऑफ द वे जाके एकदम से उसको लगता था कि गवर्नमेंट की तरफ से लोग आ रहे हैं, बैलून्स लेके आ रहे हैं, केक लेके आ रहे हैं और उनके जो प्रियजन थे वो लोग आते थे और वहां पे केक कटिंग करी जाती थी। जी सर। काफी सराहनीय रहा था ये प्रयास, तो हमको भी काफी अच्छा लगता था सीनियर सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करके। सर ये आपका कार्य सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर कोई अफसर अगर ऐसा कार्य करता है सर एक मोटिवेशन जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर आता है कि हाँ कोई तो हमारे पीछे है जो कि हमारे लिए वर्क कर रहा है। सर जब आप मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ते थे सर उस टाइम आप काफी अच्छे अच्छे टॉपर्स थे सर, आप वहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहे हैं सर। उसके बाद सर जब आपने यूपीएससी के लिए शिफ्ट किया सर उस टाइम आपको कई बार सर फेलियर का सामना करना पड़ा, तो सर उस टाइम सर अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते थे कि हाँ मैं एक अटेम्प्ट दूंगा मेरे से हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, जी तो टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था उस वक्त। जी सर। आईसीयू की ड्यूटीज होती थी हमारी, जी लेकिन ये था कि किसी एक चीज को छोड़ना नहीं है कि आपने पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने जॉब को छोड़ दें, दोनों को बैलेंस करके चलना था। तो जितना भी टाइम था मेरे पास अवेलेबल, 3-4 घंटे का टाइम मिलता था, जी उसको प्रॉपरली प्लान करके स्ट्रेटजी बना के तैयारी करी थी। जी तो शायद यही रीजन था कि मेरा पहले अटेम्प्ट में कामयाब नहीं रहा, जी उसके बाद जाके जो मेरा सक्सेसफुल रहा, तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद जाके मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। जी सर। सर अभी एग्जाम की बात हो रही है सर, यहाँ पे हम आपकी जर्नी से एक सर क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर, वहां पे सर आपका प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ सर, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे सर। उसके बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया सर, वहां पे आपका मेंस रुक गया और सर थर्ड अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फोर्थ अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया सब। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि
जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर, उस टाइम में सर आपके क्या प्रयास ज्यादा रहे थे जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट आपसे मिस हो गए, जिस वजह से आपका सर मेंस नहीं हो पाया? देखिए, फर्स्ट टाइम ही मैंने जब दिया था एग्जाम तो सीधा जाके इंटरव्यू तक पहुंच गया था। जी तो उस वक्त मेरे को लगा कि यूपीएससी की जर्नी काफी इजी होती है, जी क्योंकि काफी कम पढ़ के आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। उस वक्त 100% श्योर था कि हो जाएगा। जी सर। लेकिन जब मैंने देखा कि जो मेरा फाइनल लिस्ट में कुछ ही मार्क्स से मेरा रह गया था, 10-15 मार्क्स ही जी फाइनल कट ऑफ से, तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये मेहनत का गेम है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था फर्स्ट अटेम्प्ट में जी कि मैंने तैयारी को नेग्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली मेरा एक रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि पहली बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, सेकंड बार मेंस, फिर उसके बाद जो था प्रीलिम्स। तो एक रिवर्स वाला ट्रेंड चल रहा था। जी सर। तो कहीं ना कहीं मेरे में गलती थी कि मेरी तैयारी जो थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। जी लेकिन जब मेरा आखिरी प्रयास रहा तब मैंने अपनी पूरी तैयारी उसमें 100% अपना दिया। जो भी कमियां थी उसको दूर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मेरी मार्कशीट थी, जिसमें वो 10 मार्क्स का गैप था, जी उसको हमेशा मैं जब भी पढ़ाई करता था अपने सामने लगा के रखता था जी कि उससे मेरे को मोटिवेशन मिले जी कि हाँ, दिस इज द फिनिश लाइन, और ये 10 मार्क्स का अगर मैं गैप पूरा कर लूं तो मैं लाइन के उस पार हो सकता हूँ और यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। जी सर। सर एक क्वेश्चन है हमारा, सर आपने सर 3 बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है कोई स्टूडेंट बना सकता है जिससे कि उसका प्रीलिम्स ना रुके? देखिए, प्रीलिम्स के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका स्टैटिक पार्ट, जी दूसरा होता है डायनेमिक पार्ट। जी सर। स्टैटिक पार्ट आपका 100% एकदम क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो है, इसमें कोई भी चांस नहीं है आपका कि आप उसमें 1.1% की भी गलती कर सकें, क्योंकि वो फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, तो वो फैक्ट है। जी सर। अगर आप किसी आर्ट के बारे में कर रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट, जी और वो सिलेबस आपको पहले से पता है। जी सर। तो उसको आप एकदम अच्छे से उसको समझ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। जी उसके बाद डायनेमिक पार्ट है। डायनेमिक पार्ट तक वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जी सो वहां पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है। जी तो मेरी हमेशा स्ट्रेटजी ये रही है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो मेरा 100% क्लियर रहे, उसमें से एक भी क्वेश्चन मैं गलत ना करूं। जी गलत हो तो डायनेमिक पार्ट से हो। तो ये स्ट्रेटजी मेरी हमेशा कामयाब रही थी और उसी से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। जी सर। सर आपने 3 बार मेंस एग्जाम भी दिया हुआ है, तो सर मेंस के लिए जब हम आंसर राइटिंग करते हैं सर, उस टाइम हम सर किस तरीके से अपने आप को सर अपने आंसर में क्रिएटिविटी ला सकते हैं? सर किन किन पॉइंट को हम ध्यान में रख के अपना आंसर लिखें कि हमको अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए मेंस के अंदर? जी, मेंस में सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास वैरायटी रहती है कि किस तरह से अपने विचारों को आप प्रस्तुत करें। जी सर। आपका जो भी प्रश्न है उसको आपको संविधान से जोड़ना चाहिए। जी ये संविधान से, किसी कानून से, रियल टाइम एग्जांपल्स दीजिए। कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन है तब भी उसको रियल टाइम एग्जांपल से आप जोड़ेंगे तो उतना रियलिस्टिक आपका आंसर रहेगा। जी जितने डायग्राम्स अगर आप बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हमेशा ये रहता है जो भी प्रश्न पूछा गया है जी तो उसमें व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये स्ट्रेटजी आप अपनाएं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। जी आपको जब भी आप लिखने जा रहे हैं उसका जवाब, तो जी सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। जी मैं हमेशा कोशिश करता था कि 2 मिनट एटलीस्ट क्वेश्चन को बाइफरकेट करता था या ट्राइफरकेट करता था जी कि उस क्वेश्चन में कितने पार्ट पूछे गए हैं। जी फिर उसके ब्रॉड पॉइंट्स उसमें क्वेश्चन पेपर में ही लिखता था, और उसके बाद जो बचा हुआ 3 मिनट या 4 मिनट होता था उसको पूरा डेडिकेटेडली उससे आंसर राइटिंग करता था। तो उससे क्या होता था कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वही मैं जवाब देता था, जी और मेरे जवाब जो होते थे काफी अच्छे होते थे, रियलिस्टिक होते थे। उसमें डायग्राम्स भी होते थे, उसमें फैक्ट होता था, कोर्ट की जजमेंट्स होती थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा होता था। जी सर। सर आप सर वर्किंग प्रोफेशनल थे और सर उसके साथ आपने सर तैयारी की हुई है, तो सर आप फुल टाइम सर एस्पिरेंट नहीं थे, सर पार्ट टाइम आप एस्पिरेंट थे। उसके बाद में सर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो सर आपके पास क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी? क्योंकि सर जो लोग जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, वो आपके जर्नी को जानेंगे, आपकी स्ट्रेटजी को जानेंगे, तो सर उनकी भी कुछ हेल्प हो पाएगी। तो सर अपनी जर्नी शेयर करें सर, किस तरीके से सर आप सर जॉब के साथ करते थे तैयारी? देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप फर्स्ट टाइमर हैं या लास्ट टाइमर हैं। जी ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए, आपके पास 8 घंटे पढ़ने के लिए। जी मेन जो मैटर करता है वो ये है कि किस क्वालिटी से आप स्टडी करते हैं।
जी सर। अधिकतर वर्किंग प्रोफेशनल्स आज भी मेरे से पूछते हैं कि वो काम कर रहे हैं तो जी। यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। जी। मेरा जवाब ये होता है कि आपके पास अगर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास, जी। जो कि फुल टाइम एस्पिरेंट के पास नहीं होती है। कि अगर वो फॉल करेगा फुल टाइम एस्पिरेंट तो वो हो सकता है उसे अपने करियर में बहुत पीछे से दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े। जी। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं जी। तो आपके पास मानसिक संतुष्टि हो जाती है कि एटलीस्ट फाइनेंशियली यू आर स्टेबल। जी। अब बात आती है कि टाइम कैसे निकालेंगे। जी। तो देखिए सैटरडे संडे सभी के पास होता है, अगर सैटरडे नहीं है तो संडे सभी के पास होता है। जी। तो सबसे पहले जो संडे है और जो भी आपके पास हॉलीडे होता है जी। उसको फुली यूटिलाइज करिए। ऐसा ना हो कि आप संडे को पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। संडे को पूरा यूटिलाइज करिए, सैटरडे को पूरा यूटिलाइज करिए। साथ ही साथ जो आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है, दिल्ली ऐसी जगह पे एटलीस्ट 2 घंटा तो आपको लग ही जाता है जाने आने में। जी। अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो अपने लेक्चर्स या करंट अफेयर को आप सुनते हुए जाइए। जी। तो उससे क्या होगा कि जो आपका 2-3 घंटे वाला टाइम है वो यूटिलाइज होगा। जी सर। सेकंड चीज है कि रिवीजन करना। जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको एटलीस्ट 15 मिनट या 20 मिनट लगा के उसको रिवाइज करिए। जी। तो आप जितना आप पढ़ेंगे वो आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज होता जाएगा। तो आपको जब आप एंड में जब आप पहुंचेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे। और मेन चीज है कि कितना आपको याद है। जी। याद आपको अच्छा रहेगा और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैंने वर्किंग प्रोफेशनल होने के बाद भी जी। मैंने इस एग्जाम को निकाला है। तो जी। वो एक अंदर से आग होती है जो दूसरों से आगे भागने की। जी। वो ये चैलेंज जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप निकाल सकते जी सर। सर चूंकि सर जो यूपीएससी एग्जाम होता है काफी सर चैलेंजिंग एग्जाम है, इसमें हमें काफी टाइम लग जाता है, लॉन्ग जर्नी होती है हमारी। तो सर इस टाइम हमें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो सर जिस टाइम हम फेल हो रहे होते हैं, जिस टाइम हमें फेलियर का सामना करना होता है, सर उस टाइम अपने आप को सर मैनेज कैसे रखना है? सर हमें सर मतलब कि डिप्रेशन से बचना है, अपने आप को ये करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूं, मेरे से हो सकता है। सर इस चीज को सर कैसे किया जा सकता है? हैं। देखिए सेल्फ मोटिवेशन इज द मेन मोटिवेशन फॉर जी। यूपीएससी एग्जाम। जी। आपके पेरेंट्स आपके साथ ढाल के तौर पे खड़े रहते हैं, आपके दोस्त आपके साथ ढाल के पे खड़े रहते हैं। जी। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं देंगे और आपके दोस्त भी नहीं देंगे साथ। तो उस टाइम जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वही काम आता है। जी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रांग होना है। जी। आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं 4 साल में तो एग्जाम निकाल ही लूंगा। जी। वो आपको अपने लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपने लिए एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जी। जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक ये चीज एग्जाम आपके लिए नहीं है। तो हमेशा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, जी। अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने रखिए और ये हमेशा ध्यान रखिए कि फेलियर्स होंगे। जी। और ये जो फेलियर्स आपके एग्जाम्स में फेलियर्स हो रहे हैं वही आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं एज ए एसडीएम, हमारे पास उस वक्त भी काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है जी। जहाँ पे हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हमें उस जो दुविधा है उसका हल निकाल के हमें सक्सेस की ओर जाना है। जी। तो वही चीज आपको पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जी। ये सोचिए कि आप अभी से जो है एक एसडीएम या डीएम बनने के लिए आप कैसे काबिल हो सकते हैं, उसकी तैयारी ये है। जी सर। सर एक क्वेश्चन हमारा आप साथ साथ ट्रेनिंग प्रोसेस से है। सर जब हम सिलेक्ट होते हैं सर उसका किस तरीके की हमारी ट्रेनिंग होती है? सर प्रोसेस क्या है ट्रेनिंग का? देखिए जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग करी जाती है। ट्रेनिंग अमूमन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है तो सबका इंटर्नशिप पीरियड अलग होता है, लेकिन 2 साल का एटलीस्ट आपका प्रोबेशन पीरियड होता है जी सर। जिसमें कुछ टाइम आपकी क्लासेस होती हैं, कुछ टाइम आपका प्रैक्टिकल होता है। जी। प्रैक्टिकल टाइम में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दी जाती है एज अ प्रोबेशनर, जिसमें आपको तहसीलदार का चार्ज मिलेगा, आपको एसडीएम का चार्ज मिलेगा, जी। आपको पटवारी लेवल पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट है जैसे एजुकेशन है, इनफैक्ट जो पुलिस के साथ भी आपका एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है 10-15 दिन का। तो ये सब चीजें दे के आपको फुली आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपको सोसाइटी में किस तरह से जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जी सर। सर अभी आप सर दिल्ली में पोस्टेड हैं, इससे पहले सर आप अंडमान में पोस्टेड थे। सर यहाँ पे दिल्ली में जो सर आपका रूटीन होता है, दिल्ली में जो जो जॉब प्रोफाइल है, सर अंडमान की जॉब प्रोफाइल से किस तरीके से अलग है?
सर वहाँ पे सर सेम इसी तरीके से प्रोसेस है कि वहाँ पे कोई डिफरेंट है? अंडमान में मैंने अलग अलग भूमिका में मैंने काम किया है। जी। वहाँ पे एसडीएम भी रहा हूँ, जी। साथ में डायरेक्टर सिविल एविएशन और सोशल वेलफेयर भी रहा है। जी। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल रहता है। सोशल वेलफेयर में मेरा जो काम था वो जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जी। या ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स या विधवाएं हैं, उनके पेंशन से रिलेटेड इश्यूज रहते थे। एसडीएम होते हैं तो आपको रेवेन्यू वाला वर्क रहता है। जी। सो इट मेनली डिपेंड्स ऑन कि आपको पोस्ट क्या दी गई है। लेकिन अंडमान का वर्किंग स्टाइल और यहाँ के वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का टाइम आपको काफी ज्यादा सोच के चलना पड़ता है। वहाँ पे अगर आपको फील्ड में कहीं भी जाना है तुरंत आप 2-3 मिनट में पहुंच सकते हैं। जी। तो थोड़ा सा वर्किंग प्रोफाइल डिफरेंट था, लेकिन वहाँ पे भी काम करने में मजा आया, यहाँ पे भी काफी अच्छा लग रहा है। जी सर। सर एक क्वेश्चन हमारा सर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि सर जब स्टूडेंट सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं उस टाइम सर काफी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लें, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? मैंने जो लिया था, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जी। था। उसका चूज करने का ये रीजन था कि एक तो बाकी सिलेबस में कवर हो जाता है, एथिक्स के लिए पेपर 2 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उससे कवर हो जाता है। जी। और एक अलग था मेरे लिए, मैं चाहता तो मेडिकल साइंस भी ले सकता था, लेकिन नई चीज सीखने का एक मौका मिलता है। जी। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हो तब आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जी। उसमें मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई गई होती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता रहा है अंग्रेजों के जमाने से, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी रहती है। जी सर। सर हमने काफी कुछ डिस्कस किया एग्जाम से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन सर और है सर, चूंकि आपने कोचिंग नहीं लिया है सर, आपने सेल्फ से प्रिपेयर किया है, तो सर जब सेल्फ से हम प्रिपेयर करते हैं सर उस टाइम हमें सर क्या क्या सर चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जो कि अगर हम कोचिंग लेते हैं तो वो हमारा मैनेज हो जाता है। सर इसके बारे में थोड़ा सा हमको गाइड करें। देखिए यूपीएससी की जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा वास्ट है। जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है। जी। ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में निकल गए, गलत किताबें पढ़ने लगे, गलत जगह पे अगर आपने फोकस करके तो पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जी। तो मेन चीज ये है कि एक तो अपना सिलेबस शॉर्ट करना, जी। कौन सी किताबें पढ़नी है, और मेन चीज है कि क्या नहीं पढ़ना है। जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक शॉप पे जाएंगे आपको 1000 कोचिंग के पेपर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, तो उसमें से क्या चीज पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये आप अगर सेल्फ स्टडी में अगर आप तैयार कर लेते हैं वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हैं तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। वो गाइडेंस या तो आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कोचिंग एक माध्यम होता है जिसमें आपको मेंटर्स मिलते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। जी सर। सर आपने काफी कुछ हमें सर सजेस्ट किया सर, काफी कुछ आपने गाइड किया सर। हम चाहेंगे लास्ट में सर अगर आप कुछ एस्पिरेंट को सजेशन देना चाहें तो सर प्लीज। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सफलता सभी को मिलती है। जी। मुसीबतें जो होती हैं, हर्डल्स जो होते हैं, वो भी सभी के साथ आते हैं, लेकिन मुसीबतों को हमें ओवरकम करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। आपके जो गाइड्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, उनसे आप मिलते रहिए। जिनसे आप मोटिवेट होते हैं उनके संपर्क में रहिए। जो आपके टीचर्स हैं वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ मिलके जो है यूपीएससी के जर्नी को आप पूरा करिए। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके संपर्क में जरूर रहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी सर। सर अभी आपने फैमिली की बात की सर, एक क्वेश्चन हमारा फैमिली पे भी है सर, आपकी फैमिली से कितनी सपोर्टिव रही है जब आप तैयारी करते थे? बिल्कुल, फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऑलरेडी मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो चुका था, एजुकेशनली भी सेटिस्फाइड था। उसके बाद भी अगर मैं यूपीएससी क्रैक कर पाया तो उसमें फैमिली का ही रोल है, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा सपोर्टिव रहे। जी सर। सर आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबको गाइड किया, क्योंकि सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे अंदर गाइडेंस की कमी होती है। अगर हम गलत दिशा में सर तैयारी करेंगे सर हमारा ज्यादा टाइम लग जाता है, पर सर जब आप जैसे आप समय गाइड करते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन भी आता है और हम कम टाइम में एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा सर की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, सर की जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर ने हमें काफी कुछ सजेस्ट भी किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।